हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण कुमार और आज हम लोग बात करेंगे 46वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन जो 2004 में आयोजित हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का स्पेशल क्वेश्चन जो कितने सारे क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए हैं। तो जो 2004 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का 46वां बीपीएससी का, उसमें कुल 40 क्वेश्चन जो है इतिहास से ही पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन जो है इतिहास से ही पूछे गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आधुनिक भारत का ही था। तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो छठी पूर्व ईसा सदी के छठी पूर्व में जो है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो बिहार के वैशाली में थी। कहाँ था? वैशाली में, बिहार के वैशाली में। पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पार वैशाली स्थित है। कहाँ? पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पार वैशाली स्थित है। बज्जी और लिच्छवियों के काल में यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ये जो चीनी यात्री हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन किया गया है वो किसके ग्रंथ में किया गया है? तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षसी ग्रंथ में किया गया है, जिसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षसी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था का जो वर्णन है किस पुस्तक में उपलब्ध है? वो इंडिका में है। तो इंडिका की पुस्तक किसने लिखा है? इंडिका को किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई है। तो इसी के साथ साथ में हम लोग देख लेंगे कि पहला बौद्ध संगीति, दूसरा और तीसरा चौथा बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ आयोजित हुई थी, तो हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ साथ देखते हैं कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? वैशाली में की गई थी। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चौथा कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो पहला जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो वो किया गया था अजातशत्रु के अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा किया गया था काला अशोक के अध्यक्षता में किया गया था। तीसरा किया गया था, तीसरा को आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। चौथा किया गया था, चौथा बौद्ध संगीति जो आयोजित किया गया था कहाँ पे? वह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? कनिष्क की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, उसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो उदयन के द्वारा चयन किया गया था। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक का जो शिलालेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस भाषा को पढ़ने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सफलता मिली थी। और अशोक के टोटल कितने शिलालेख है? तो 14 शिलालेख है। 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया गया है। तो जेम्स प्रिंसेप जो है किस ईस्वी में इस चीज़ को पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो 1837 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला वह कौन मौर्य राजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज जो था वो भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो पहला क्या है? दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पाँचवा शिल्पी, छठा सैनिक और सातवां निरीक्षक। इन सब वर्गों में विभाजित कर दिया था भारतीय समाज को। मेगास्थनीज जो है, ये मेगास्थनीज जो है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है इंडिका, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सेल्यूकस निकेटर के ये दूत हुआ करते थे। किनके? सेल्यूकस निकेटर। और जो श्रेणियों का विभाजन जो है ये किस पुस्तक से जानकारी मिलती है? तो इंडिका से ही जानकारी मिलती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद का जो सूची है किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ये किसकी पुस्तक है? ये बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र एवं गणतंत्र। जैन ग्रंथ के शुद्ध पुस्तक जो है वो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो वो है जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौटिल्य की रचना जो है अर्थशास्त्र है, इसमें सीता भूमि वह थी जो जनजातियों द्वारा जोती जाती थी और जिसे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। वो कहाँ से पता चलता है? जहाँ पे नाली बना हुआ था, जल के निकासी के लिए व्यवस्थित तरीके से सब कुछ बना हुआ था, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से प्राप्त होता है। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयता के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बरूनी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास जो है वो किस चीज़ को इंगित करता है? तो ये सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन के नाम को इंगित करता है। किस क्या कहते हैं? सैन्य अधिकारी जो थे उन लोगों को जो पेंशन दिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? मदद ए मास जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुस समद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल जो चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा भू राजस्व का सर्वोच्च जो एक गांव का अधिकारी होता था वो कौन हुआ करता था? वो चौधरी हुआ करता था। क्या नाम था उसका? चौधरी कहते थे उसको। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण थे, जिसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। श्रावणकोर में कांग्रेस ने श्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वो कौन थे जिनके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो वो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। सीपी रामास्वामी अय्यर। ये जो श्रावणकोर है प्रेजेंट में केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो वो फैजपुर में हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में हुआ था, ना कि बिहार में। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा का जो गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो गीत है ये श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने लिखा था। उस समय कानपुर जेल में बंद थे जब इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ये कथन कहा था। 1916 ईस्वी में कहा था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। कब कहा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसी घटना के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया था महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने आपसी सहयोग और शांति स्थापित करने के लिए पंचशील सहयोग को स्थापित किया था। 1954 में पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ यह समझौता किया था, जो कि भारत की विदेश नीति का आधार है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अनटू द लास्ट ऑफ गुजराती अनुवाद है, इसका नाम सर्वोदय रखा था। अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद किया गया था 1908 में, उसी का नाम सर्वोदय रखा गया था।
पूना समझौता का उद्देश्य था, क्वेश्चन नंबर 25, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व करना। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ, जिसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 26, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत और सरकार और देशी जो देश के राज्य थे उनके बीच भारत मध्य सरकार का संबंध को सुधारने का था। तो लॉर्ड इरविन के वायसराय के कार्यकाल में बटलर समिति का गठन देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? वस्त्र उद्योग का पतन का उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। क्या था? उच्च तट कर। तो ब्रिटेन को निर्यात होने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना था। ज़्यादा कर लगाने की वजह से ही वस्त्र उद्योग का पतन हो गया था। ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन इसका बी इसी सही होगा, जो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर ज़्यादा कर लगाया जाता था। 28 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब अंग्रेज जा रहे थे भारत से तो वो भारतीयों को सत्ता दे रहे थे, सत्ता संभालने के लिए दे रहे थे, और 1947 में तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस समय JB कृपलानी जो है अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस को यह सत्ता दिया जा रहा था अंग्रेज़ों के बाद, अंग्रेज जो जब जा रहे थे भारत छोड़ करके तब। यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो ये विभाजित 1911 में फिर से हुआ था, लॉर्ड कर्जन के वायसराय कार्यकाल में सर्वप्रथम बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, जिसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ। इस विरोध के फलस्वरूप पुनः 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने चाहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो ये तो सभी जानते हैं 1919 में हुआ था, लेकिन कभी कभी प्रश्न जो है डेट और मंथ के साथ दे देता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका अच्छा से याद कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जिसका दमन जनरल डायर ने किया था। तो ये बैसाखी के समय 4:30 बजे शाम में हुआ था। तो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी लंदन जा करके? इसका क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किस कारण से हुआ था? तो गांधी इरविन के समझौते के कारण से हुआ था। तो लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच हुआ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एवं जिन्ना की अपनी अपनी मांगों के कारण यह समझौता असफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सन 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश गैर कानूनी संघ अध्यादेश था। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज जो थे, ये महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। इन्हें ही दीनबंधु एंड्रयूज कहते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, वह कौन थे? तो वो थे सी राजा गोपालाचारी। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात वो भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल का पद प्राप्त किया? तो वो सी राजा गोपालाचारी थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 36, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक
में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो वो अहिंसा को उनका मानना था कि अहिंसा को अगर लेकर के चलेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में इसका भागीदारी अगर लेकर चलेंगे तो सिद्धांत का उल्लंघन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो लॉर्ड लिनिथलिगो के कारण ये 1935 का विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनिथलिगो थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का कानून 1935 निर्मित हुआ। किनके कारण भारत कानून 1935 निर्मित हुआ? लॉर्ड लिनिथलिगो। 39 नंबर क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग हो। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 46वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान देकर के सुनिएगा और देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है बीपीएससी लगातार पूछते ही आया है और इस बार ही पूछेगा ही। तो हमारा कोशिश रहेगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को अपलोड करूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो 47वां बीपीएससी जो 2005 में पूछा गया था, इसमें इतिहास का वेटेज देखिए, क्वेश्चन 33 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो इसमें सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं, हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन के साथ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाला क्वेश्चन में कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ जो आयोजित की गई थी तो वो कश्मीर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कश्मीर में की गई थी। ये चौथे बौद्ध संगीति थे। इसी के बाद ही बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान, दो संप्रदायों में ये टूट गया था। तो अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम के बारे में भी हम लोग चर्चा की, प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका है मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारियाँ दिया जाता है, जानकारियाँ मिलता है, उनका नगर प्रशासन, उनका जीवन के बारे में जानकारी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरितम नामक पुस्तक जो है बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरितम के लेखक हैं बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इस पुस्तक से हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान के साथ यह हर्षकालीन राजनीति और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी एक और पुस्तक है कादम्बरी, इन्हीं की एक अलग पुस्तक है जिसको इन्होंने लिखा है। क्या नाम है? कादम्बरी। तो हम लोगों ने देखा कि बाणभट्ट के द्वारा दो पुस्तक लिखी गई है, हर्षचरितम और कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये भी क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर विशाखदत्त होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पिछले जो 46वां बीपीएससी में पूछा गया था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विशाखदत्त। तो क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। 6वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लोहार की अमरा वाटिका में पहुँचे। उसने बुद्ध को शुक्रमदब खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये कुशीनगर कहाँ है? आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसका कि कुशीनगर कहाँ है। 7वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी।
अपना पहला उपदेश जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसी को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो वाराणसी के निकट है सारनाथ, कहाँ है? वाराणसी के निकट है। और इनकी भाषा थी पाली, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। 8वां नंबर क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। राजगृह को गिरिब्रज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात तो मौर्य वंश ने किया। आप बताइएगा कमेंट करके, मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक वंश आकर के शासन किया था? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य केंद्र में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिसे उनके भक्त समझते थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे। तो भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे, यानी कि भारत के जिस जिस राज्य में उन्होंने अपना अपना उपदेश दिया था, जिस राज्य में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे तमिल में तमिल का भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो आंध्रा में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है, उड़ीसा में उड़िया का किया जाता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने तमिल भाषाओं का विकास हुआ और अपना उपदेश उन सभी भाषाओं में दिया जहाँ पे जिस जगह पे वो उपदेश दिया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। मुहतसिब का मतलब होता था लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। क्या नाम था उसका? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। दिल्ली सल्तनत काल का वह पहला सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। तो अलाउद्दीन खिलजी किसका सेनापति था? आप इसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा हमको। 14 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, 1828 में की गई थी। इसी स्थापना का उद्देश्य था कि एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना। ब्रह्म समाज में विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में और आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती का ही नारा है। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? अभी हमने वो बटलर समिति देखा था, अभी एक देखिए अनुशीलन समिति भी आ गया। तो रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था जो कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था, गठन किया गया था 1905 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। रिंग ऑफ फेंस की जो नीति है वो किससे संबंधित है? तो किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक लागू रही थी। इस नीति की मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स वेलेजली संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 1920 ईस्वी को बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसका कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में मुंबई में, जिसका अध्यक्षता यही थे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो देवबंद के उस विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद
अलंदवाह का प्रकाशन किया था। ये खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, स्वदेशी आंदोलन तथा अन्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के किसका है? तो ये है अबुल कलाम आज़ाद का है। किसका है? अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है और इसी कारतूस से 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देता है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 ईस्वी में की गई थी। इसका संगठन से पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और महामंत्री चमन लाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था कि ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस के द्वारा सोचा समझा नहीं था और न ही लोगों के द्वारा प्रेरित किया गया था। अगला क्वेश्चन 26, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू जो थे, आर जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू, दो गो थे, एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की थी, जबकि मदन मोहन मालवीय और MC राजा पूना पैक्ट से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पैसिव रेसिस्टेंट का अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखते हैं कि सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। किसमें किया है? अरविंद घोष ने वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेज को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो ये लीडर एक अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था। यंग इंडिया की स्थापना 1919 ईस्वी में गांधी जी ने किया था, जबकि फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी है। 29 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने अपने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो ये जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, तो उसमें दलित को लेकर के हो रहा था कि इतनी सीटें होनी चाहिए। तो इसमें 71 और 48 सीटें दी गई थी, तब जाकर के इन दोनों का मैटर सॉल्व हुआ था, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जमन लाल बजाज थे। जमना लाल बजाज जो थे वो जेल भी गए थे और सबसे लंबे समय तक बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने की थी। पहला क्वेश्चन, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 46वीं BPSC और 47वीं BPSC से जो प्रश्न पूछा गया था, तो हम लोगों ने देखा कि इस दौरान 2-3 क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी था, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था हिस्ट्री का, और इस वाले भी पूछा गया था, यानी कि 47वीं BPSC में भी पूछा गया था। तो इसी तरीके से अगर हम ये क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का उसको कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर चैनल देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।